हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 84 से बात करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करेंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर से। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष की आयु हो, ये आवश्यक होता है राष्ट्रपति की आयु के लिए, उम्मीदवार के लिए। पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी आवश्यक हो। देश का नागरिक हो, ये भी आवश्यक हो। बस यही पढ़ा लिखा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस उसको अपना नाम पढ़ना आता हो और सिग्नेचर करना आता हो, ये आवश्यक हो। बस वो पढ़ सकता हो, कोई भी चीज़ पढ़ सकता हो। ऐसा नहीं है कि वो MBBS किया हो या कोई और भी उसका हायर क्वालिफिकेशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, इन्हीं को सौंपा जा सकता है। किसके? उसमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो रहा है तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? ऑप्शन है इसका ए, भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, अब इसमें इसका डिटेल देख ले रहे हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। ठीक है, भारत का चुनाव का आयोग, ठीक है, यही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। आगे लिखा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद किसके होता है? 55 के अनुसार। ये चीज़ें याद रखना है। अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, ये इसमें याद रखना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 55 के अंतर्गत, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, कब से रहता है? जिस दिन वो अपना पद ग्रहण किया हो उसी दिन से होता है। ठीक है, अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन वो अपना जो है पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष तक जो भी है वही जो है उसका पूरा होगा। ठीक है, उस दिन से जो भी दिन उसका 5 वर्ष पूरा होगा वही काउंट होगा। और ये इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। इसमें देख लीजिए, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत देता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 56(2) के अनुसार है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको जो तुरंत देता है उपराष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, आगे काम आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। और दूसरा क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। दूसरा लिखा है,
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वह राष्ट्रपति के पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? इसमें आप देखेंगे इसके विरुद्ध जो वियोग लगता है, इम्पीचमेंट लगता है, ये दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। इसका ऑप्शन ए होगा, ए और बी इसका दोनों सही होगा। ठीक है, ये इन दोनों कंडीशन में जो है राष्ट्रपति को के ऊपर जो है महाभियोग लगता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसकी। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करेगा या करवाएगा, और ऐसा अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, का अधिकार होगा। यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। इस प्रकार दोनों बहस में हिस्सा एवं मतदान का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एकमात्र आधार संविधान के उल्लंघन पर लाया जाएगा। ठीक है, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो इसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? देख लेते हैं पहला क्या लिखा है। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। ठीक है, ये सही है। क्या लिखा है? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, ये लेना ही पड़ेगा, मतलब कि लेना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेता है। ये भी सही है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। डिटेल देख लेते हैं इसका। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने का शपथ लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अंतर्गत संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की वफादारी की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है, यानी कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति लेता है, अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए, ये सभी को पता होगा। 6 माह के अंदर, यानी 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है उसको भर जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसके पहले ही जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसको पूरा होने से पहले ही अगला राष्ट्रपति जो है, इसमें ये लिखा है, रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति
से पूर्व ही कर लिया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 91। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? पहला होगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को के समक्ष दायर किया जा सकता है। किसके समक्ष? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। ठीक है, इसमें इसका डिटेल भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच और विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ये जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका रीजन क्या है, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 85 के 2 ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति को कि यह शक्ति अनुच्छेद 74 के 1 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी इसका भी नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका भी नियुक्ति करता है। एक राज्य का राज्यपाल इसका भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, सारे हो जाएंगे। ठीक है, डिटेल में क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, महान्यायवादी अनुच्छेद 148 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये भी याद रखना है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसकी नियुक्ति करता है। फिर से हम बता दे रहे हैं, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की जो है नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की ये नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ये जो है बाकी सारे की नियुक्ति करता है, बाकी उपराष्ट्रपति की ये नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। ठीक है, ये नियुक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो है नॉमिनेटेड नहीं किया जाता है, इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनका इलेक्शन होता है यानी निर्वाचन होता है। ये याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? न्यायिक शक्ति है, इसको याद रखना। विधायी शक्ति नहीं है, नकार पालिका शक्ति है, ना ही इनमें से कोई तो है ही नहीं, क्योंकि ये है न्यायिक शक्ति जो है। एक क्षमा आदि की शक्ति, एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है, ये इसमें डिफाइन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाता? पहला क्या है? रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान। दूसरा क्या है? दंड विराम, कम सजा देना। तीसरा क्या है? दंड घटाना, सजा कम करना। चौथा क्या है? दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना। इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता? इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हैं आंसर में ए और बी जो है मेल नहीं खाता। अब इसका डिटेल देख ले रहे हैं क्यों मेल नहीं खाता। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। विकल्प ए में दी
गई शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है। रूपांतरण का अर्थ पूर्ण क्षमादान नहीं होता। पूर्ण क्षमादान में अभियुक्त को पूर्ण माफी दे दी जाती है, अर्थात उस पर कोई आरोप नहीं है, वह निर्दोष है। साथ ही विकल्प बी में वर्णित दंड विराम मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन है, न कि कम सजा देना। ठीक है, इस तरीके से ए और बी दोनों जो है मेल नहीं खाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसको दी जाती है, आपको सबको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन की शक्ति दी जाती है। मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है, इनको संज्ञा दी गई है उसकी। देख ले रहे हैं, भारत के ये कौन से राष्ट्रपति थे? एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। ठीक है, इनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देश मिसाइल का विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसको याद रखना, मुख्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने। ये जो है मुख्य न्यायाधीश थे और इसके बावजूद इन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, इसको याद रखना, और इसमें लिखा भी है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये भी पूछेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। कब से कब किए थे? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ये याद रखना, राष्ट्रपति नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? किस तरह से होता है इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, तीसरा है लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, चौथा क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। इस तरीके से ये होता है। आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये भी देख लेते हैं। ये राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? आपको पता है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये याद रखना, आ सकता है, आया भी है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आज के लिए, इतना काफ़ी है आज के लिए। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। ठीक है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होता है जो उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसको सभापति भी बोला जाता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगला, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का जो है उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहेंगे, और चैनल को सपोर्ट भी करिए। अगर जहाँ कहीं कमी हो रहा है या कुछ डिमांड है आप लोगों की, तो वो भी पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। बस आप यही ध्यान रखिए कि कैसे भी करके इस बार निकाल लीजिए, नहीं तो अगला टाइम कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। बहुत दिन बाद ही यूपीएसआई का ये वैकेंसी आया है। मैथ और रीजनिंग
पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी ये हम पढ़ा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, पढ़ा तो नहीं रहे हैं, इसको पढ़ाया नहीं जाता है, ये आप बोल सकते हैं, इसको पढ़ाना नहीं कह सकते हैं, बस हम आपको इसका रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, आप रिवाइज करिए और सेल्फ स्टडी करिए, जितना टाइम दे पाइए दीजिए। मैथ और रीजनिंग स्पेशल तरीके से आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, इस पर भी फोकस कीजिए लेकिन, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिए। और माइनस मार्किंग इस बार नहीं है, तो समझ लीजिए ये एक गोल्डन चांस है एसआई बनने का। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।